क्वेश्चन आपके सामने, हाउ डज द साइज ऑफ अ न्यूक्लियस डिपेंड ऑन इट्स मास नंबर। मान के चलो एक न्यूक्लियस है, ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। ये पूछा गया है इसका जो साइज है। अच्छा, साइज क्या मतलब क्या होता है? अगर साइज की मैं बात करूँ, साइज का मतलब इसका वॉल्यूम, और क्योंकि ये स्फीयर होता है तो वॉल्यूम क्या होता है इसका 4/3 पाई आर क्यूब। तो साइज की बात कर रहे हैं, साइज इसके मास नंबर से कैसे रिलेट करता है? तो सीधी बात बता दूं, जो इसका साइज होगा ना वो इसके मास नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ध्यान रखना, यही लिखना है बस आपको। अब साइज को क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर को मैं ए से दिखाऊंगा। अब क्योंकि 4/3 पाई भी क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, तो आर क्यूब में ए करता हूँ यहाँ पे। इस क्यूब को इधर लेके पावर में 1/3 में आ जाएगा ये पावर। प्रपोजल हटाने के लिए कांस्टेंट लगाते हैं, इसको हम R0 बोलते हैं, स्ट्रक्चर कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये हो गया R0 एक कांस्टेंट। तो ये रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ए यहाँ पर मास नंबर हो गया। तो हाउ जैसे जैसे आप मास नंबर बढ़ाते हो वैसे वैसे न्यूक्लियस का साइज भी बढ़ता है। तो पहली लाइन का तो यही आंसर है, बस इतना लिख देना है आपको। फुल नंबर मिलेंगे आपको। एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि इफ यू इंक्रीज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस इट्स साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। अब इसके बाद प्रूव करना है कि जो न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो एक कांस्टेंट है, वो ए पे डिपेंड नहीं करती। अब अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मान के चलो यहाँ पर अगर मैं न्यूक्लियॉन्स की बात करूँ, किसकी बात करूँ? न्यूक्लियॉन्स की। एक न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियॉन से बनता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है न्यूक्लियस। अगर एक न्यूक्लियस का एवरेज मास m है, अब अलग अलग देखो, किसी प्रोटॉन का अलग है, किसी न्यूट्रॉन का अलग है, लेकिन मैं एवरेज मान रहा हूँ। जो एवरेज मास है न्यूक्लियस का वो कितना है? स्मॉल m है। और टोटल मास निकालना है तो मुझे मास नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? टोटल मास हो जाएगा m × a। ठीक है, तो मैं कहने लगूँ एक चीज़ का जो वजन है 50 किलो है, तो बताओ 10 चीज़ का कितना होगा? आप क्या होगा? 50 × 10 500 kg आप बताओगे। तो सेम ऐसे मैंने किया है कि एवरेज एक का मास जो मैंने निकाला वो स्मॉल m निकल गया, टोटल मास कितना होगा? मास नंबर मल्टीप्लाई करके m × a हो जाएगा। तो यहाँ पर डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास का आपको m × a रखना पड़ेगा। कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, स्मॉल m रख देते हैं, केवल ऐसा नहीं करना है। अब वॉल्यूम हमें पता ही क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब r का मैं फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आया है, m में जो को तो रखूँगा यहाँ पे 4/3 पाई जो को तो रखूँगा, और r का फॉर्मूला है R0 की पावर a की पावर 1/3, इसका क्या है? क्यूब है। सोल्व करूँगा, m में जो को तो रखूँगा 4/3 पाई सेम रखूँगा, और यहाँ पे हो जाएगा R0 की पावर 3 और a की पावर 3/3 1 हो जाएगा। a से a कैंसिल हो गया, तो ये हो गया m/4/3 पाई R0 क्यूब। तो यहाँ पर जो m है वो कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, और ये a पे डिपेंड नहीं करता। देखो a से तो ये कैंसिल हो गया, अब इस फॉर्मूले में a भी नहीं है, तो ये प्रूव करना था। ये क्या है? एक कांस्टेंट है। जो डेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ a है, मतलब वो a पे डिपेंड नहीं करती है। जब इसलिए आप कोई भी न्यूक्लियस ले लो, किसी भी एटम का आप न्यूक्लियस ले लो, सबका जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। सबकी जो डेंसिटी होगी वो a पे डिपेंड नहीं करेगी, फिक्स वैल्यू होगी। तो डेंसिटी कभी नहीं बदलेगी, ये बात हमेशा ध्यान रखना। मास नंबर बदलता रहेगा, डेंसिटी सेम रहेगी। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपको बताना था।